हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री के टॉपिक नंबर 2 नज़ीम एज़िकल के बारे में। इससे पहले कमला दास के बारे में हम सब कुछ बता चुके हैं। कमला दास पार्ट 1 में उनके वर्क से रिलेटेड और लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद और भी डिटेलिंग वीडियोस आप यहाँ पर मैंने अपलोड की हुई हैं। उम्मीद है कि आपने 2 वीडियोस और साथ ही साथ MCQs वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था और उन लोगों को मैं बोलूँगा वेरी गुड। आगे जाके आप और अच्छा परफॉर्म करें, जितनी ज़्यादा नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करने की कोशिश करें। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि लगातार मेहनत करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नज़ीम एज़िकल के बारे में। फ़िलहाल आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप गलती कर रहे हैं, ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलेंगी। क्योंकि LT में अगर चाहिए सिलेक्शन तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो है नज़ीम एज़िकल के बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर डिटेलिंग करते हुए इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला आज का हमारा पॉइंट है, नज़ीम एज़िकल वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1924। तो ये इनकी बर्थ डेट है, हमेशा याद भी रखें, कई बार बर्थ डेट पूछी जाती है। और प्लेस है मुंबई, इंडिया। नज़ीम एज़िकल वॉज इंडियन ज्यूइश पोइट। इस वर्ड को आप याद रखें, ज्यूइश पोइट को, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि वहाँ पर 2-4 आपको इस तरह से राइटर्स पोइट्स दिए होंगे या राइटर्स दिए होंगे और पूछेंगे कि इनमें से ज्यूइश पोइट कौन है या फिर कौन नहीं है, तो आपको पता रहना चाहिए नज़ीम एज़िकल जो है एक ज्यूइश पोइट है। नेक्स्ट, नज़ीम एज़िकल हैड ज्यूइश पेरेंट बैने इज़राइल। तो देखो, जो इनका ज्यूइश जिस कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं उसे बैने इज़राइल भी कहते हैं, याद रखना। अगर बोलेंगे कि बैने इज़राइल जो है इस कम्युनिटी से कौन पोएट या राइटर है, तो तब भी नज़ीम एज़िकल आएगा, और ज्यूइश पोइट में भी नज़ीम एज़िकल आएगा। इन 2 चीज़ों को आप ज़रूर हाईलाइट कर लें जब भी आप नोट्स बनाएं। नज़ीम एज़िकल वॉज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रहे हैं इंग्लिश के। ये ख़ास बात है, ये आपको याद भी रखनी है, इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। इनके फादर जो है बॉटनी विषय के प्रोफेसर थे एट विल्सन कॉलेज में। एंड हिज मदर वॉज प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल। अपने स्वयं के स्कूल में उनकी मदर प्रिंसिपल थी। यानी इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, एज़िकल बिलोंग टू मुंबईस मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी। पूरा डिटेल बताया हुआ है कि मराठी स्पीकिंग वाले लोग हैं, ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नोन एज द बैने इज़राइल। मैंने आपको बोला ना, इसको बैने इज़राइल की तरह भी जाना जाता है, यानी किसे, ज्यूइश को। हिज फादर नेम इज़ मोजेस एज़िकल, और उनके पिताजी का नाम जो है वो मोजेस एज़िकल है। इन 1947 ही टुक हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कब मिली? 1947 में मिली। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1948 ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज स्टडी इन फिलोसफी अंडर CEM जोड। तो जो 1948 में जो है वो इंग्लैंड गए थे फिलोसफी की स्टडी करने के लिए। ठीक है, और ये स्टडी उन्होंने CEM के अंडर की थी। नेक्स्ट, इन 1952 ही मैरिड डेजी जैकब। तो ये आपको याद रखना है कि 1952 में उन्होंने जो है डेजी जैकब से शादी कर ली थी। ये उनके साथ मैरिड ईयर है, तो याद रखना उनकी वाइफ का ये नाम आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। कई बार पूछ भी लेते हैं, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कुछ खास राइटरों के ज़रूर पूछे जाते हैं। इन 1952 हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब देखिए, आ गया ना फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये ज़रूर याद रखना है। तो 1952 में उनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम आया था, अ टाइम ऑफ चेंज। यानी उस पोएम्स कलेक्शन का नाम क्या था? अ टाइम ऑफ चेंज। 1952 ईयर ज़रूर याद रखना। ठीक है, वॉज पब्लिश्ड बाय फॉर्चून प्रेस। और इसे किसने पब्लिश किया था ये भी आप हाईलाइट करते रहना, क्योंकि मैंने यहाँ हाईलाइट नहीं किया है, थोड़ी सी सुविधाएं कम हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आप फॉर्चून प्रेस को ज़रूर हाईलाइट कर लेना, जो कि लंदन की थी। उन्होंने इनका फर्स्ट जो पोइट्री कलेक्शन है, पोएम्स का कलेक्शन है, अ टाइम ऑफ चेंज 1952 में उसको पब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि टाइम चेंज। देखिए, 1947 में हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुई, 1947 में। तो आप ये समझ लेना कि जस्ट इसके 5वें साल के बाद हमारे देश का समय चेंज हो गया, यानी टाइम चेंज हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अ टाइम ऑफ चेंज यानी 1952 में जो है इसका ईयर था। और अगर आपको ऐसे भी याद ना रहे तो एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की एज 50+ हो जाती है तो उसका टाइम चेंज हो जाता है, यानी बुढ़ापा आ जाता है। तो 50+ यानी 52 आप इस तरह से याद रख सकते हैं,
टाइम चेंज कब होता है? 52 साल के बाद टाइम चेंज होता है। मैं कुछ ऐसी अटपटी तरीके से याद करने की कोशिश किया करता था, आप भी करने की कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये काफ़ी फ़नी भी है, बट आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट यू विल ट्राई इफ़ यू लाइक इट। नज़ीम एज़िकल इज़ 20th सेंचुरी इंडियन जोइस पोइट। किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 20th सेंचुरी से। कई बार सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता रहना चाहिए। एक प्ले राइट थे, आर्ट क्रिटिक थे, एडिटर थे, ठीक है, यानी पोएट, प्ले राइट, आर्ट क्रिटिक एंड एडिटर इनको कहा जा सकता है। In 1953 एज़िकल जॉइंड द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो ये जो है इसको आप ज़रूर हाईलाइट कर लेना, द इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1952 में, एज एन असिस्टेंट एडिटर। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, असिस्टेंट में डबल एस यहाँ पर आएगा। असिस्टेंट एडिटर के तौर पे जो है द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में 1953 में इन्होंने क्या किया? ज्वाइन किया था। इन 1953 ही पब्लिश हिज सेकेंड बुक ऑफ वर्ड्स। और सेकेंड बुक ऑफ वर्ड्स इन्होंने कब जो है पब्लिश किया? 1953 में। अभी हमने देखा ऊपर फर्स्ट बुक कलेक्शन जो इनका था वो कब था? बताइए अगर आपको याद है। अभी हमने जस्ट ही कुछ ही देर पहले आपको ये चीज़ बताई थी। तो फर्स्ट बुक कलेक्शन जो था इनका था टाइम चेंज वाला। उसका मैंने आपको बताया था कैसे आप 52 साल में टाइम चेंज होता है इंसान की लाइफ का। तो वो मैंने आपको हिंट दिए थे कि इस तरह से याद कर सकते हो। तो दूसरा आपको 60 पोएम का याद रखना है, जस्ट उसके अगले साल 1953 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नज़ीम एज़िकल वर्कड फॉर ऑल इंडिया रेडियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी इन्होंने काम किया था एज अ ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट्स एंड लिटरेचर। इस हेतु इन्होंने इस ऑल इंडिया रेडियो पे काम किया था, ठीक है। यानी ये डेजिग्नेशन थी इनकी, ब्रॉडकास्टर थे ऑन आर्ट एंड लिटरेचर में। नज़ीम एज़िकल बिकम विजिटिंग प्रोफेसर। ये विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में 1964 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में 1967 में। तो ठीक है, ये दो जगह आपको याद रखने हैं। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी 1967 और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में 1964 में विजिटिंग प्रोफेसर रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इन 1967 नज़ीम एज़िकल ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरूज पोइट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी इन कोलैबोरेशन विद वृंदा नाबार। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो पोइट्री थी 1967 में, इन्होंने क्या किया? इंग्लिश टू मराठी उसको चेंज किया, यानी इंग्लिश टू मराठी में चेंज किया था, मराठी भाषा में यहाँ पर चेंज किया था। और ये कोलैबोरेशन यानी दो लोगों ने मिलके काम किया था। किसने? वृंदा नाबार और किसने? नज़ीम एज़िकल ने। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ से आगे हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। नज़ीम एज़िकल रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर फॉर हिज लेटर डे साम्स इन 1983 बाय द साहित्य अकेडमी, इंडियाज़ नेशनल अकेडमी। इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ने इन्हें अवार्ड से नवाजा था, जो कि लेटर डे साम्स के लिए, जो कि 1983 में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये इनका वर्क था जिसके लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड। और वो कब मिला? 1983 में मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है साहित्य अकेडमी के बाद इनका पद्मश्री अवार्ड के लिए है। पद्मश्री अवार्ड इनको कब दिया गया? तो देखिए पद्मश्री अवार्ड इनको कब मिला? इंडियाज़ प्रेसिडेंट के द्वारा 1988 में, यानी 1983 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और उसके जस्ट 5 साल के बाद यानी 88 में जो है इनको क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। नज़ीम एज़िकल डाइड इन मुंबई। मुंबई में जो है इनकी मृत्यु हुई ऑन 9th of January 2004, सफ़र्ड फ्रॉम एल्जीमियर डिजीज़। इस डिजीज़ के चलते जो है इनकी डेथ हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि इनका थीम क्या रहता था इनके वर्क्स का। द मेजर थीम ऑफ एज़िकल वर्क्स आर एलिनेशन। एलिनेशन रहता था, लव, लॉन्लीनेस, लस्ट, क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल पॉम्पोसिटी, ह्यूमन फॉलीज यहाँ पर होगा इसकी जगह, ह्यूमन फॉलीज एंड किंड्रेड क्लैमर ऑफ अनबैन डायनेंस। तो ये जो है इनके थीम्स रहा करते थे। तो ये थीम्स आप ज़रूर लिख लें ताकि आपको पता रहे। नॉर्मली आपको इतना तो पता होना चाहिए। एक चीज़ आपने खास देखी होगी, जो एलिनेशन है वो कमला दास की भी वर्क्स में देखने को मिलता था उनकी थीम में, ठीक है। लस्ट उनके उसमें भी मिलता था। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, उन्हें आप ज़रूर याद रख लें। अ टाइम टू चेंज 1952 में अ टाइम टू चेंज जो है, अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में बात की, इज़ एज़िकल फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री। और ये क्या था? इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री था। द पोइट रिवील द क्वारल्स ऑफ मैरिड लाइफ ओपनली। और इनमें मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो क्वारल्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उन्हें बड़े ओपनली तरीके से बताया हुआ था।
तो अगर आप चाहें कभी समय मिले अ टाइम चेंज को थोड़ा सा रीड कर लेना इसके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। 60 पोएम 1953, जस्ट उसके बाद 1953 में 60 पोएम इज एजिकल सेकंड पोइट्री कलेक्शन, ये उनका क्या था, दूसरा पोइट्री कलेक्शन था। तो याद रखना, पहला पोइट्री कलेक्शन है टाइम चेन, दूसरा पोइट्री कलेक्शन 60 पोएम्स, ठीक है। और थर्ड पोइट्री कलेक्शन पोएम क्या है, द थर्ड। तो ये तो याद ही रहेगा क्योंकि थर्ड नाम है, लेकिन ईयर आपको याद रखना है कि जस्ट 5 साल बाद 1958, यानी 52, 53 और 58, इस तरह से आपको याद रखना है। द अनफिनिश्ड मैन 1960 में जो है पब्लिश हुई थी, एजिकल्स फोर्थ कलेक्शन ऑफ पोइट्री, और ये इनका चौथा कलेक्शन पोइट्री का था 1960 में। द अनफिनिश्ड मैन इज़ हिज शॉर्टेस्ट कलेक्शन विद ओनली 10 पोएम्स, और ये सबसे बताया जाता है कि काफ़ी ब्रीफ था, काफ़ी शॉर्ट था, इसके अंदर केवल 10 पोएम्स इसमें लिखी हुई थी द अनफिनिश्ड मैन में। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दे सकते हैं कि आप इस अनफिनिश्ड को अगर फिनिश्ड समझेंगे तो 60 साल में लगभग आजकल का आदमी फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि फिनिश कब हो गया कोई व्यक्ति, 60 साल में, ठीक है। अभी हमने आपको बोला कि किसी का टाइम कब चेंज होता है, 52 साल में, 60 साल में फिनिश्ड रह जाता है, ठीक है। तो फिनिश्ड का अनफिनिश्ड आप इस तरह से द अनफिनिश्ड मैन को याद रख सकते हैं 60 ईयर के हिसाब से। थोड़ा सा फनी है, आपको अजीब भी लग सकता है, बट आप अपने हिसाब से याद करें, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ध्यान दें। द अनफिनिश्ड मैन्स टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम W.B. Yeats पोएम अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैंने ये लाइन दी हुई है कि जो अनफिनिश्ड मैन का टाइटल है ये W.B. Yeats ने किस पोएम से लिया था, अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल से लिया था, और वो किसकी पोएम थी, W.B. Yeats की थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, नज़ीम एज़िकल ने द अनफिनिश्ड मैन का टाइटल जो है वो W.B. Yeats की एक पोएम अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल से लिया हुआ था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जैक्ट नेम। अभी ऊपर टाइम चेंज हमने देखा, तो अब है द एग्जैक्ट नेम। तो यहाँ पर तो इस वर्क को भी आपको याद रखना है, द एग्जैक्ट नेम, जो कि 1965 में लिखा हुआ था। इस नज़ीम एज़िकल्स पोइट्री कलेक्शन, इट कंटेंस 20 पोएम्स। इसमें कितनी पोएम्स थी, 20 पोएम्स थी। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन था, अभी जस्ट बिफोर मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे शॉर्टेस्ट अनफिनिश्ड मैन था, जिसमें कि केवल कितनी पोएम्स थी, 10 पोएम्स थी। और यहाँ कितनी पोएम थी, 20 पोएम है। तो ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके, कंपैरिजन वाले वे में भी याद रखना है। द टाइटल इज़ फ्रॉम जुआन रेमन डेमेंस लाइन, इंटेलिजेंस गिव्स मी द एग्जैक्ट नेम ऑफ थिंग्स इन कंटेंस 20 पोएम्स। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि हालांकि ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ नोट्स आप इसे ज़रूर लिख लें कि इनकी एक लाइन थी, और जो कि इस लाइन से इन्होंने अपने इस टाइटल को लिया था, द एग्जैक्ट नेम को, ठीक है। हाइम इन डार्कनेस 1976 में हाइम इन डार्कनेस को इन्होंने लिखा था। इज नज़ीम एज़िकल्स पोइट्री कलेक्शन, इन दिस कलेक्शन एज़िकल डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म। इस वक्त उन्होंने ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म का यूज़ नहीं किया, नाउ ही यूजेस फ्री वर्ड्स, इसको उन्होंने फ्री वर्ड्स में लिखा था। ही हैज़ बिकम रिफ्लेक्टिव, फिलोसफिकल एंड रिलीजियस। तो यहाँ पर वो क्या बन गए थे, काफ़ी रिफ्लेक्टिव बन गए थे, काफ़ी फिलोसफिकल बन गए थे, काफ़ी रिलीजियस बन गए थे। तो इस तरह की चीज़ें हाइम इन डार्कनेस में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फिर एक आइडिया दे रहा हूँ कि डार्कनेस, देखो अभी हमने पढ़ा कि 52 साल में टाइम चेंज हो गया, 60 साल में क्या हुआ, अनफिनिश्ड हो गए, ठीक है, मतलब फिनिश्ड हो गए, तो अनफिनिश्ड मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। अब अगर कोई व्यक्ति आज की डेट पर 76 ईयर तक जी जाए, 76 साल तक, तो आपको बस ये एज याद रखनी, 76 साल तक जी जाए तो उसकी ज़िंदगी में डार्कनेस ही आ जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी, कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। तो इस फनी वे में आप याद रख सकते हैं कि 1976 में लाइफ में डार्कनेस आ जाती है, तो हाइम इन डार्कनेस आप ऐसे याद रख सकते हैं। तरीका अपना अपना है, जो अच्छा लगे वैसे आप याद रखें। लेटर डे साम्स, ये 1982 में लिखा हुआ है। इन नज़ीम एज़िकल्स पोइट्री कलेक्शन, आयरनी एंड अर्बिनिटी एंड इंटरलिंक्ड, ये दोनों चीज़ें इसमें जो है इंटरलिंक्ड थी, यानी ये दोनों चीज़ें मेंशन थी इस पूरे कलेक्शन में। इंटरप्राइजेज इज पोएम फ्रॉम एजिकल्स द अनफिनिश्ड मैन। अनफिनिश्ड मैन में एक पोएम है जो कि इंटरप्राइजेज, और आप इस पोएम को ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इससे रिलेटेड अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरप्राइजेज को, ठीक है। यहाँ पर एंटरप्राइजेस को आप सर्च कर लेना, स्टडी लेबर में जनरली शायद उन्होंने ये पढ़ाई हुई है, मैं आपको बार बार एडवाइस करता हूँ, उन्होंने एंटरप्राइजेस जो पोएम है पढ़ाई होगी। मैरिज इज़ द पोएम फ्रॉम नज़ीम एज़िकल्स द अनफिनिश्ड मैन। तो मैरिज भी जो है एक पोएम है जो कि अनफिनिश्ड मैन
से ली गई है, मतलब अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन में उनकी थी। अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन में जो है इंटरप्राइजेज भी है। तो ये मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ आप इनको नोट करते रहना और याद रखते रहना क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिलोसफी इज़ अ पोएम फ्रॉम नजीम एजिकल, और एक पोएम है इनकी, कौन सी, फिलोसफी। द एग्जैक्ट नेम 1965, इट्स राइमिंग स्कीम AABBA। तो इसकी जो राइम स्कीम भी कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको बताया। फिलोसफी जो है इनकी द एग्जैक्ट नेम वाला एक पोइट्री कलेक्शन में जो है पोएम है, और इसकी राइम स्कीम क्या है, AABBA। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इसको तो आप मतलब ये मान के चलो कि 110% आप इस पोएम को ज़रूर देख लें स्टडी लवर चैनल पे। इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्कॉर्पियन आप जानते होंगे, बिच्छू, एक बिच्छू जो है इसमें एक मदर को काट देता है, तो पूरी रात जो है वो बड़ी समस्या में आ जाती है। वो जो मदर होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस बिच्छू के काटने से, और लोग अलग अलग तरह की जो है हाइपोथेसिस या ऐसी बातें करते हैं कि जैसे जैसे वो बिच्छू काटने के बाद घर से जितनी डिस्टेंस पर जाएगा जहर उतना ही फैलता जाएगा, कुछ इस तरह की स्टोरी है। और जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा खुद तो बड़ी परेशान होती है क्योंकि उसको काट दिया था, लेकिन उसको इस बात की खुशी होती है कि अच्छा हुआ कि स्कॉर्पियन ने जो है उसके बच्चे को नहीं काटा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि कैसे एक मदर प्रोटेक्टिव होती है अपने चाइल्ड के लिए। तो आप इस पोएम को ज़रूर पढ़ लें एक बार, ताकि आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें समझ में आ जाए। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आपको याद रहनी चाहिए, नजीम एजिकल की पोएम है। द एग्जैक्ट नेम जो कि 1965 में उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें जो है उस कलेक्शन में, पोएट्री कलेक्शन में ये पोएम लिखी हुई है, ठीक है। द पोएम इज़ नैरेटिव पोएम, और इस पोएम को आप नैरेटिव पोएम कहेंगे क्योंकि ये स्टोरी टाइप की है। द मदर सफ़र फॉर 20 आवर्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मदर ने कितने घंटों तक सफ़र किया, तो लगभग 20 घंटे तक उसे समस्या रही उस स्कॉर्पियन के काटने के बाद। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मैं इसकी भी एक स्मार्टली एक तरीका आपको बता देता हूँ द एग्जैक्ट नेम की। तो देखो यहाँ पर आप ये मान लो कि जब किसी की एज 65 की हो जाती है तो आंखें कम देखता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना नाम एग्जैक्ट नहीं लिख पाता। मतलब कितना भी पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत उसके हाथ वाथ कांपने लग जाते हैं। तो एग्जैक्ट नेम व्यक्ति कब नहीं लिख पाता, 1965 में। जितनी ट्रिक्स बताता जा रहा हूँ इन्हें एक बार अपने माइंड में ज़रूर सोचना, आप सच में आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। और वो 20 आवर्स जरूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मदर थिंग्स थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वही वाली बात जो मैं भी आपको बोल रहा था, वो थैंक गॉड कहती है कि अच्छा हुआ कि मेरे को उसने काटा, बल्कि मेरे बच्चों को छोड़ के। बैकग्राउंड कैजुअली इज़ अ पोएम फ्रॉम नजीम एजिकल, हाइम इन डार्कनेस। हाइम इन डार्कनेस अभी मैंने आपको बताया ना, 76 साल में इंसान की ज़िंदगी में डार्कनेस आता है। हाइम इन डार्कनेस पोइट्री कलेक्शन में उनकी एक पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली। तो मैंने हर चीज़ को बताया है कि कौन सी पोएम में, किस पोइट्री कलेक्शन में कौन सी पोएम लिखी हुई है, और जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना है, बैकग्राउंड कैजुअली कई बार ये पूछा जा सकती है किस पोइट्री कलेक्शन में है, या फिर बैकग्राउंड कैजुअली किसने लिखा है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ कंपोज्ड इन कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल वेन, और जो बैकग्राउंड कैजुअली है वो काफ़ी कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल वेन में लिखा हुआ वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट, होम इज़ अ प्लेस वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, इंटरप्राइजेज बाय नजीम एजिकल। ये लाइन जो है ये इंटरप्राइजेज से ली गई है, नजीम एजिकल है। नजीम एजिकल को अर्बन पोइट भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्बन पोइट कौन है, तो आपको मैंने अभी जूइस भी बताया, ठीक है, और ऊपर एक और चीज़ बताई, वो अगर आपको याद हो तो ध्यान देना। अब ये तीसरी चीज़ है, ये 3 चीज़ों को कहीं पर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो अर्बन पोइट भी इनको कहा जाता है। द पोएम इन इंडिया एंड पैट्रियोट आर फ्रॉम द पेन ऑफ नजीम एजिकल। तो इनकी पेन से हमेशा जो है काफ़ी देशभक्ति निकलती थी, देशभक्ति जैसी चीज़ों को ये डिस्क्राइब करते थे। द सेंट्रल थीम ऑफ नजीम एजिकल्स वर्क इज़ एलिनेशन। तो इनका भी सेंट्रल थीम एलिनेशन था, कमला दास का भी एलिनेशन था। इसलिए देखो साथ साथ में सटीक बैलेंस बनाते हुए मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एजिकल डेडिकेटेड हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स 60 पोएम्स, और जो है इनकी सेकेंड वॉल्यूम आपको पता है कि 60 पोएम्स है, टू हिज बेसमेंट रूम फ्रेंड एलिजाबेथ इन लंदन। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद यूपी पीजीटी टीजीटी में पूछा हुआ है। एजिकल डेडिकेटेड हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, 60 पोएम जो उन्होंने लिखी थी सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम में, तो वो जो है उन्होंने डेडिकेट की थी अपने बेसमेंट में रहने वाले एक फ्रेंड को, जिनका नाम है एलिजाबेथ, जो कि लंदन में थे, ठीक है।
तो उन्हें डेडिकेट करी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, नज़ीम एज़िकल इज़ अ नोटेड नेम इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में बड़े नोटेड नेम इनको कहा जाता है। ही वॉज द एडिटर ऑफ मैनी जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स के एडिटर रहे हैं, इंक्लूडिंग पोइट्री इंडिया जिसमें कि 1966 से 1970 तक रहे, क्वेस्ट में 1955 से 1957 तक रहे, एंड इम्प्रिंट में 1961 टू 70 रहे। तो याद रख लेना इनको कि अलग अलग पोइट्री इंडिया में 66 से 70, क्वेस्ट में 55 से 57, इम्प्रिंट में 61 से 70। तो ये आपको याद रखना है। द विलेजर वर ऑफ द ओपिनियन दैट द सिंग ऑफ द स्कॉर्पियन वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश। देखिए जो लास्ट का ये पॉइंट है, द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश। कि बाद में तो लोगों ने ये तक कह दिया कि जो काटा था बिच्छू ने, वो मदर की जो फ्लैश है उसे उसने प्योरीफाई कर दिया, ना कि कोई जहर वहाँ पर फैलाया, ऐसा उस पोएम में कहा गया है। आप एक बार उस पोएम को ज़रूर पढ़ लें। और आज दी इंग्लिश डायरी में आपके लिए इतना ही है। पार्ट 2 हम फिर नज़ीम एज़िकल के बारे में और डिटेल लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे साथ आपको पढ़ाई करना कैसा लग रहा है। यहाँ पर कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि आप लोग एक माहौल बनाइए बेहतर से बेहतर, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, और बहुत ही ईजी वे में चीज़ों को पढ़ने और सीखने की कोशिश कीजिए। कोई भारी भरकम चीज़ें नहीं हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं भी यही सोच के चीज़ों को करता था। चीज़ों को रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, कुछ ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स लगाएं, स्मार्टनेस से पढ़ने की कोशिश करें तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा एक्सपीरियंस आपको हो रहा है मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।